नमस्कार। मेरी आज की कहानी का नाम है परूली की इजा और इसकी लेखिका हैं निवेदिता वुडला कोटी। विवाह के 10 दिन पूर्व ही लगभग पूरा परिवार जुड़ गया है। अब कल सुबह बनारस वाली कैंचा के आने और रात तक बड़ बाजू के पहुंच जाने से मेहमानों का सिलसिला भी प्रारंभ हो जाएगा। वैसे भी इस बार लगभग सभी रिश्तेदारों के आने की संभावना है। जो दूर दराज के हैं उन परिवारों से भी कम से कम एक एक सदस्य तो आएगा ही, क्योंकि इस पीढ़ी की घर में यह आखिरी शादी है। जब अगली पीढ़ी का नंबर लगना शुरू होगा तब की तब देखी जाएगी। आजकल 10 दिन पहले लोगों का जुड़ना बड़ा अटपटा लगता है। बाबा 10 दिन पहले, मेरी पड़ोसन ने चलते समय टोका भी था। 10 दिन में तो शादियां तय होकर निपट भी जाती हैं और कई बार शादी से तलाक तक की उम्र ही 10 दिन होती है। भाई, हमें तो ऐसी शादियां कतई पसंद नहीं हूँ। खीखरी ना पापड़ी और गद्द बहू आए पड़ी। मैंने अपने पक्ष को सबल करने के लिए कुछ ज्यादा ही इतरा कर कहा था। हम सभी बहुएं इसी शान और शौकत के साथ घर में लाई गई थीं। फिर ये तो मेरे सबसे छोटे देवर की शादी है। वास्तव में इन त्वरित विवाहों के युग में भी पहाड़ी कस्बों में अभी रंग वाली के पिछौड़ों, शनील के तल्ले के काम के लहंगों और 6 इंच व्यास वाली गगनचुंबी नथों का अपना महत्व है। हर विवाह ढोलक की ताल पर सवाल पथाई से प्रारंभ होकर न जाने कितने प्रकार के रीति रिवाजों से गुजरकर मेहमानों की पिठियां लगाकर और नारियल देकर विदाई से आज भी संपन्न होता है। इस प्रकार के विवाह के आनंद को वही समझ सकता है जिसने प्रारंभ से अंत तक इसमें गीत गाए हों, गप्पे मारी हों, कुछ गुणों को सराहा हो तो कुछ दोषों की आलोचना करते, चुगलियां खाते रज्जगे भी किए हों। अतः हम सभी के मन में इसमें समय पर पहुंचने का विशेष उत्साह था। फिर गर्मी की छुट्टियां होने के कारण किसी के पास न आने के लिए बच्चों की पढ़ाई का बहाना भी नहीं था। वैसे भी इस सड़ी गर्मी में पहाड़ की ससुराल उतनी बुरी नहीं लगती। अतः घर के 6 बेटों, हम 5 बहुओं, 2 बेटियों और 2 दामादों की जमात अपनी पूरी रेजगारी के साथ उपस्थित थी। अन्य मेहमानों के आने में अभी समय था कि घर में खलबली मच गई। दोपहर के खाने का कामकाज निपटाकर कमर सीधी करती महिलाएं अचानक चैतन्य हो आईं। खुसुर पुसुर शुरू हो गई। परूली की इजा आ गई। वाह, अब आएगा शादी का मजा। छोटी ननंद उछल पड़ी। इतने सालों से पहाड़ बिल्कुल छूट गया था तो क्या, इस बार तो यहाँ के बारे में परूली की इजा से अपडेट होकर ही जाऊंगी। किसकी बेटी किसके साथ भागी, किस पर पिछली पूर्णिमा को देवी आई थी और किसे गौल देव ने दर्शन दिए। कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो मुझे कांटेक्ट करना। वो तो ठीक है मैडम, पर अपनी ऑल इंडिया रेडियो परूली की इजा के सामने आप भी जरा संभल कर रहिएगा, बड़ी ननंद ने आगाह किया। अपना कोई छोटा मोटा राज भी बता दिया तो उसमें नमक मिर्च लगाकर पूरे घंटे भर की रेडियो टॉक तैयार कर दी जाएगी। चलो अच्छा है। रसोई के दरवाजे पर खड़ी कम्मो बूबू मुस्कुरा दी। अब ये लड़कियां काम में हाथ तो बटाएंगी, नहीं तो यहाँ किसी को गप्पे मारने से फुर्सत ही नहीं है। फिर हर एक की परूली की इजा के सामने पेशी हुई। सबने श्रद्धा से नत होकर पालाक किया। कोई उनके लिए पानी लाई तो किसी ने उनका मुंह मीठा कराया। एक पीतल के लोटे में भरकर चाय ले आई तो दूसरी ने चाय पीने के लिए कांसे का कटोरा पकड़ाया। बाहर के कमरे के फर्श पर उनका बिस्तर लगाकर बैठने के लिए दीवार के सहारे तकिया टिका दिया गया। परूली की इजा ने घर के एक एक सदस्य को अपनी सूक्ष्म दृष्टि से जांचा परखा। वैसे भी उन्हें हर बहू के मायके के और हर बेटी की ससुराल के रिश्तेदारों के बारे में एक एक बात पता थी और जो कुछ कमी रह गई थी उसे उन्होंने कुछ तीखे और सटीक सवालों जवाबों के द्वारा पूरा कर लिया।
साथ ही वातावरण को हल्का बनाए रखने के लिए कुछ जुमले भी उछाले गए। अरे, तूने बाल क्यों कटा लिए? उन्होंने साधिकार पूछा। बम्बई में बस परकटी मेम बनना ही सीखा या और कुछ भी? हो गए न तेरे बच्चे काले? गर्मियों भर के लिए देश छोड़कर अपनी ईजा के पास पहाड़ क्यों नहीं आ जाया करती? या फिर पिछले महीने तेरी ईजा की जो टांग टूट गई थी, उसका पलस्तर कट गया क्या? परूली की ईजा अकेली ऐसी व्यक्ति हैं जो हमारी बिरादरी के हर महत्वपूर्ण कार्यक्रम में अवश्य उपस्थित रहती हैं, चाहे मुंडन हो या उपनयन या फिर शादी ब्याह। यहाँ तक कि वे हर मैयत में भी पूरे 13 दिन चौकीदारी करती कि क्रियाकर्म में कोई त्रुटि तो नहीं रह गई। ऊपर जाने वाला वहाँ से उन्हें अवश्य दुआएं देता होगा कि उनके कारण ही वह आराम से दान दी गई गाय की पूंछ पकड़कर वैतरणी पार कर सका। अन्यथा उसके बेटे तो 3 दिन में उसका श्राद्ध कर्म निपटाकर छुट्टी पा चुके होते। पर परूली की ईजा को देखते ही, चाहे वो अमिताभ स्टाइल जुल्फों वाली खोपड़ी हो या संजय दत्त वाली, बिना किसी हुज्जत के नाई के सामने झुक जाती। संभवतः परूली की ईजा को इस परोपकार के बदले मिली हुई दुआओं का ही असर है कि बिना किसी आधार और विशेषता के भी उनका इतना रुतबा है। परूली की ईजा का व्यक्तित्व बेहद साधारण है। वे मामूली रंग रूप और कद काठी की वृद्धा हैं। चांद पर बचे हुए बालों की गर्दन के पीछे छोटी सी गांठ बंधी है और आंखों पर लगे चश्मे की एक ही कमानी है। दूसरे का काम एक काली डोरी से लिया जा रहा है। नीचे को लटक आए कानों के बड़े बड़े छेद यह बताते हैं कि कभी मीनाकारी वाले झुमके पहनकर परूली की ईजा भी अपने रूप पर मुग्ध हुई होंगी। नाक की नथ झुलाती हुई वे भी अपनी ससुराल की ढेरी पर लात से सिमटी उतरी होंगी। असंख्य जुरियों के बीच दुबले पतले हाथों की अलग लटकती हुई त्वचा उनकी भूतकाल की मांसलता की परिचायक है। परिवार के बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि इनकी एक बेटी थी, जिसके पैदा होने के 2 साल के अंदर ही वे विधवा हो गईं। इसी पार्वती का ठेठ ग्रामीण लहजे में नाम हुआ परूली, और उस पार्वती की माँ हुई परूली की ईजा। परूली का ब्याह पड़ोस के गांव के एक खाते पीते घर में हो गया था, पर एक दिन खबर आई कि खाना बनाते हुए वह कपड़ों में आग लगने से जलकर मर गई। कोई कहता कि वह दुर्घटना थी, पर कुछ लोग दबी जबान से उसे दहेज हत्या भी बताते थे। इस तरह परूली तो न जाने कब की खत्म हो गई, पर परूली की ईजा आज भी हैं। ये बातें न जाने कितनी पुरानी हैं। आज की पीढ़ी को तो परूली की ईजा का यही रूप मालूम है। कमर में एक डोरीदार चीकट जर्जर कपड़े की थैली खोसे और हाथ में थैली से मिलता जुलता झोला लटकाए सर्वव्यापी परूली की ईजा। उनका कुल असबाब इतना ही रहता। इसके अलावा गांव की एक छोटी सी कोठरी में उनकी गृहस्थी का कुछ छोटा मोटा सामान है। झोले में 2 जोड़ी कपड़े रहते, एक धोती तो एक पहनती, और जब कभी कहीं से कुछ नया मिल जाता तो पुरानी धोतियाँ कचरी सिलने या रजाई का खोल बनाने के काम आ जाती। उनके इस पहनावे पर किसी अवसर या आयोजन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। परूली की ईजा की कमर में खुसी थैली के विषय में कई किंवदंतियां प्रचलित हैं, पर उसके अंदर क्या है ये किसी को भी ठीक से नहीं मालूम। वैसे मैंने उन्हें उसमें से छाली खाते, रुद्राक्ष निकाल कर जपते और कभी कभी पैसे गिनते भी देखा है। परूली की ईजा को मल्टीलिंगुअर कहा जा सकता है। वे द्रूह पिथौड़ा घड़ी से लेकर बड़े बूढ़ों की ठेठ कुमाऊनी और गढ़वाली फर्राटे से बोल सकती हैं। साथ ही नई पीढ़ी की मिली जुली पहाड़ी हिंदी और बच्चों की बोलचाल की हिंदी पर उन्हें समान अधिकार है। बल्कि कभी कभार हमारा मनोरंजन करने के लिए वे अपनी बातों में 2-4 अंग्रेजी के शब्द भी डाल देती हैं। परूली की ईजा का मस्तिष्क एक निराला कंप्यूटर है।
वे जब भी किसी व्यक्ति से मिलती तो उसके गुण और दोष अपने दिमाग में अलग अलग फाइलों में स्टोर कर लेती। साथ ही उसने उनके लिए क्या किया और क्या नहीं किया, इसका पूरा लेखा जोखा रहता। बस जब चाहती अनेक नामों में से अपेक्षित नाम का स्विच दबाती और जानकारी हाजिर। कोई यदि परूली की इजा का उचित सत्कार करता तो उसकी एक एक रोटी का कर्ज वे उसके गुणों की प्रसिद्धि पूरी बिरादरी में फैलाकर उतार देती। पर यदि कोई उनका अपमान करता तो उसके पैर में लगी एक साधारण से चोट की बंदूक को गोली का निशान बताकर उसके रिश्ते डाकुओं से जोड़ने में उन्हें जरा भी देर ना लगती। किसी की भैंगी लड़की को वे इतने आत्मविश्वास के साथ अंधा बताती कि सामने से देखने वाले को वो अंधी नजर आने लगती। परूली की इजा के इस गुण के कारण न जाने कितनी शादियां टूटी, कितने ही संपन्न लोग दिवालिये मान लिए गए, तो दूसरी ओर कई गंजेड़ी संत बन गए। कोई भी परूली की इजा से बुराई नहीं लेना चाहता, क्योंकि हर व्यक्ति में अपनी प्रशंसा सुनने और प्रसिद्धि फैलते देखने की सहज मानवीय कमजोरी होती है। कुल मिलाकर परूली की इजा स्वयं में इतनी समर्थ नहीं है जितना कि वह दूसरों की दुर्बलताओं से लाभ उठाना जानती हैं। वैसे कई जगहों पर उन्हें दुत्कार भी दिया जाता, पर हमारी माँ जी को अपने सुयश की कुछ अधिक ही चिंता रहती, अतः वे परूली की इजा का विशेष सत्कार करती। पर ना जाने क्यों कम्मो बूबू को परूली की इजा फूटी आंख नहीं सुहाती। यद्यपि हमारे बाबूजी समाज सुधारक होने का दावा नहीं करते थे, पर अपने किसी मित्र के मुंह से कम्मो बूबू को जो यातनाएं अपने ससुराल में मिली थीं, उनके विषय में सुनकर द्रवित हो उठे और उनको घर ले आए। धीरे धीरे वे हमारे परिवार का हिस्सा बन गई थीं और हम उन्हें कम्मो बूबू पुकारने लगे थे। उन्हीं कम्मो बूबू ने परूली की इजा को निमंत्रण भेजे जाने का जब विरोध किया, तब माँ जी ने उन्हें समझाया था, लोग उसे नहीं उसकी बुराई से डरते हैं। बेवजह इधर उधर हमारे बारे में उल्टी सीधी बातें करती फिरे, इससे तो अच्छा है बुला लें और मेहमानों की तरह रह जाएगी और रौनक लगा जाएगी। अतः परूली की इजा को बाकायदा आमंत्रित किया गया और वे आते ही ढोलक लेकर बैठ गईं। फिर तो वे जब तक रहीं कुछ न कुछ गाती गुनगुनाती रहीं। शादी ब्याह के घर में ढोलक थोड़ी देर भी चुप रहे तो असगुन होता है, ऐसा उनका विचार है। उनकी सुबह देवी के आरती से होती, दिन में वे बन्ने बन्नी गाती और शाम होने तक गालियों पर उतर आती। जो भी मिलने आती वहीं बैठकर उनका साथ देने लगती, नहीं तो कभी कोई बच्ची उनके गाने पे नाचने लगती और कोई बच्चा ताल देने लगता। जिस दिन महिला संगीत का न्योता था, उस दिन बहुत भीड़ थी और परूली की इजा स्वयं को मुख्य अतिथि मान रही थीं। ऐसे में हमारी पड़ोसन शीला ने उन्हें देखकर भी अनदेखा कर दिया और पालाग नहीं की, पर परूली की इजा ने उसे अच्छी तरह पहचान लिया। तुम शीला हो ना, जोशी जी की चेली? मैं तो देखते ही समझ गई थी, क्योंकि तुम्हारे खानदान में ही लड़कियां बिना चरेऊ डाले घूम सकती हैं। अब तुम्हारी इजा ने पहाड़ आना ही छोड़ दिया तो क्या मुझसे अपना पाप छिपा लेंगी? मैं जानती हूँ वो वहाँ मांस खाती है और बाल कटाकर पराये मर्दों के साथ घूमती है। शीला की आंखें डबडबा आईं, पर परूली की इजा फिर भी नहीं रुकी। अरे, तुम्हारी दादी तो घसियारे की लड़की थी और तुम्हारे दादा की चौथी बीबी। तुम्हारे परनाना ने एक गिन्नी के लिए उसे तुम्हारे दादा के हाथों बेच दिया था। इसके पहले कि शीला के पिछले 7 पुश्तों का इतिहास बाँचा जाना पूरा होता, वह उठकर चली गई। किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि सब जानती थीं कि बात राई रत्ती सच थी। पर इस घटना के बाद सब संभल गए और परूली की इजा के प्रति विशेष सतर्क हो गए। इस कारण कई अप्रिय घटनाएं होने से बच गईं।
पर परूली की इजा तो सर्वद्रष्टा और सर्वज्ञ थी, अतः छोटी मोटी चूक भी होती तो वे जान जाती। जैसे किसी नई माँ ने अपने बेटे के लिए तवे पर रोटी बना दी और परूली की ईजा ने हंगामा खड़ा कर दिया। वह तो कम्मो बुबू ने झट गर्म तवा छुपाकर कढ़ाई चढ़ा दी। शादी के घर में तवा नहीं चढ़ सकता, पर पढ़ाई में तो रोटी बन सकती है ना, कहकर कम्मो बुबू ने परूली की ईजा का मुंह बंद कर दिया। वैसे जिन बातों के लिए वो दूसरों को टोकती, उनको स्वयं भी मानती थी। यदि किसी विधवा का एकादशी के दिन प्याज खाना उनकी दृष्टि में पाप है, तो स्वयं भी अपने वैधव्य को वो बड़े नियम पूर्वक जी रही थी। केवल एक वक्त खाती, शाम को कभी फलों, मेवों और खोए की बर्फी से काम चला लेती, तो कभी पोस्ते या मखाने की खीर की फरमाइश करती। माँ जी इस बात का पूरा ध्यान रखती कि उनकी हर बहू और हर बेटी दिन में एक एक बार कुछ न कुछ लेकर परूली की ईजा की सेवा में अवश्य उपस्थित हो, जिससे वे किसी के विषय में कोई गलत एंट्री ना करें। जो भी हो, अखबारी भाषा में कुछ छिटपुट वारदातों के अलावा कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ और विवाह शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। बहू के आने पर परूली की ईजा ने उसके एक एक गहने को जांचा परखा कि कौन सा चांदी का है और कौन सा सोने का या हीरे का, या फिर बिल्कुल ही नकली है। ससुराल से क्या चढ़ावा गया और मायके से क्या आया, उन्हें देखते ही देखते कंठस्थ हो गया। फिर बहू के घर वालों के लिए ऐसी ऐसी गालियां गाईं कि छटे हुए बदमाश भी शर्म से अपना कान बंद कर लें। यह सिलसिला नवविवाहित जोड़े के हनीमून पर नैनीताल जाने तक चला। अन्य मेहमान पहले ही जा चुके थे, बस हम घर के बच्चों के जाने की तैयारी हो रही थी। पर हमारे सामान बांधने से पहले ही कम्मो बुबू ने अल्टीमेटम दे दिया, पहले इस परूली की ईजा को चलता करो, मैं अकेले में इसे नहीं झेल सकती। उन्होंने माँ जी से कहा, आपसे तो कुछ नहीं कहेंगी, पर रसोई में घुसी रहकर मेरा जीना हराम कर देंगी। तुम भी कमाल करती हो बुबू। बड़े दाजू जो पुलिस में हैं बोले, जानती तो हो कि वे आती दूसरे की मर्जी से हैं, पर जाती अपनी ही मर्जी से हैं। अब जब तक उन्हें कोई नया न्योता नहीं मिल जाता और हम उनका टिकट कटा कर जाने का पूरा इंतजाम नहीं कर देते, तब तक वो यहीं जमी रहेंगी। पर शाम की डाक से आए एक कार्ड ने हमारी समस्या हल कर दी। दाजू कार्ड लेकर सीधे परूली की ईजा के पास पहुंचे। हल्द्वानी में खेमचंद की लड़की की शादी में नहीं जा रही क्या? कौन खेमचंद? वो शीशम बाग वाला? हाँ। कब की लगन ठहरी है? आज से चौथे दिन की। सिबो सिब। चेले के ब्याह में तो बाद में भी सब जुड़ते हैं, पर चेली के ब्याह में तो जो है विदाई से पहले ही है। परूली की ईजा चिंतित हो उठी। मेरे देर करने से तो उनको बड़ी असज हो रही होगी। तुम चिंता मत करो, दाजू ने सांत्वना दी। कल सुबह हम अपनी गाड़ी से लौट रहे हैं, तुम्हें वहीं छोड़ते जाएंगे। हाँ, ये बहुत अच्छा रहेगा। वे प्रसन्न हो उठी। तुम सभी मेरा बड़ा ध्यान रखते हो, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। मेरा क्या है, जो भी खांची खूतरी है, ये झोला है, इसे लेकर कहीं भी अटक लूंगी। फिर वे अपने अज्ञान का कारण समझाने लगी। अब अपने घर जाती तो डाक में उनका बुलावा मिलता, पर कितने दिन हो गए गांव गए। पहले सांगुणजू के पीपल पानी में अल्मोड़े गई, फिर वहीं से 2-3 न्योते रामगढ़ के आसपास के किए, वहां से सीधे यहाँ चली आई। नहीं तो तुम्हारी ईजा फिकर करती, बड़ी प्रेमी जो ठहरी। अब हल्द्वानी ना जाऊं तो कोई वहां ठीक से कुछ करने वाला थोड़े ही है। वे बड़े राजदाराना लहजे में दाजू को समझाने लगी। सब सुट्ट सट्ट काम सपाड़ करके लड़की चलती करेंगे। ठीक से सारी रस्में ना हुई तो वो तो आधे ब्याह जैसा ही हुआ ना। फिर तो चली बिना ब्याह के ही दूसरे के यहाँ बैठा दो। दाजू ने बड़ी मुश्किल से इस एकालाप से अपना पीछा छुड़ाया। बाबा आप लोग तो सब भले बन गए और इस प्रेम के चक्कर में मैं बेवजह फंस गई। बड़ी बोझी भुनभुनाई, अब रास्ते भर भी इनको झेलो। अरे 2-4 प्यार भरे बोल बोल देना, दाजू ने समझाया। अगले महीने तुम्हारे भाई की शादी में तुम्हारा खूब गुणगान करेंगी।
बोजी कुछ ना कहकर जाने की तैयारी में लग गईं। धीरे धीरे अंधेरा गिराया। खा पीकर हम सब आंगन में गप्पों का आखिरी राउंड प्रारंभ कर रहे थे। माँ जी बार बार टोक रही थी, अब सब सो जाओ, सुबह सुबह इन लोगों को निकलना भी है। तभी बाहर के कमरे से जोर जोर की आवाजें आने लगी और जब तक हम कुछ समझ पाते, कम्मो बूबू परूली की इजा को खींचती हुई आंगन में ले आई। देखो, मैं सही कहती थी ना, उन्होंने माँ जी को संबोधित किया। ये एक नंबर की चोर है, इसे यहाँ मत बुलाओ। पर आखिर हुआ क्या? माँ जी हैरान हो गईं। अंधेरे में बैठी बैठी अपनी थैली में से गपागप मिठाई खा रही थी। उन्होंने परूली की इजा के कमर से थैली खींची और उसमें से निकालकर एक खोए की बर्फी का दोना दिखा दिया। देखो। परूली की इजा आंगन के कोने में चुपचाप सिर झुकाए खड़ी थी और कम्मो बूबू इतने दिनों की संचित घृणा निकाले जा रही थी। शर्म नहीं आती? जिस थाली में खाती हो उसी में छेद करती हो। इतने दिनों से भकोसते भकोसते जी नहीं भरा, जो संग भी बांध लिया। कम्मो, माँ जी ने टोका, क्योंकि 4 बर्फियों के लिए इतना बवाल हम में से किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा था। मगर कम्मो बूबू को तो न जाने कब से इस घड़ी का इंतजार था, अतः वह चीखे चिल्लाए जा रही थी। पर क्या परूली की ईजा का मुंह बंद करना इतना सरल है? इतनी देर में अपना आत्मविश्वास संचित कर वे भी कमर कसकर मैदान में आ गईं। ये वो मिठाई है जो कल नाश्ते के साथ मिली थी। एक बार तुमने दे दी तो मेरी हो गई। अब मेरा मन चाहे जब खाऊं। हाँ हाँ, कम्मो बूबू बाकायदा हाथ नचाकर बोली, इस पर तो तारीख पड़ी है ना, जो मैं मान लूं। ऐसा करो, एक तारीख की मोहर बनवा लो। परूली की इजा ने कटाक्ष किया। घर आए मेहमान को खाना देते समय उस पर लगा दिया करना और वही खाते में चढ़ा भी लेना। तुम जैसे मेहमान हुए तो वही करना पड़ेगा। संभवतः हम में से कोई कुछ कहता अथवा बीच बचाव करता तो बात इतनी आगे ना बढ़ती, पर हमारा अहम हमें रोक रहा था। परूली की इजा तत्काल समझ गईं और उनका स्वाभिमान बोल उठा। अरे, मैं क्या जानती नहीं कि तुम पीठ पीछे मुझे गालियां देते हो? तुमसे अच्छी तो मैं हूँ, नमक हरामी नहीं करती। तुम्हारा खाती हूँ तो तुम्हारा गुण भी गाती हूँ, और गाली देती हूँ तो भी मुंह पर देती हूँ। वे हमें इंगित करके सुनाए जा रही थी। ऊपर से कम्मो बूबू ने पलड़ा परूली की इजा की ओर झुकते देखकर हाथ में पकड़ी हुई उनकी थैली गुस्से से बीच आंगन में पलट दी। बहुत सती सावित्री बन रही है, इस झोली को क्यों सीने से लगाए रहती है? आज पता चलेगा। आंगन में न जाने कितनी अठन्नियाँ, चवन्नियाँ, छालियाँ, नकली मोती, बटन, सुई धागे, कुछ बादाम, अखरोट और एक लाल कपड़े में बंधी छोटी सी पोटली बिखर गई। परूली की इजा कुछ देर को सुन्न सी खड़ी रह गई, जैसे जो कुछ उनका निजी था वह सब किसी ने एक झटके में सार्वजनिक कर दिया हो, जिसको इतने दिनों तक रहस्य के आवरण में लपेटकर उसके चारों ओर ऐसा अभेद कवच सा बना दिया गया था कि उसे भेदने की, जानने की उत्कंठा हर किसी में थी। वह एक बारगी छिन्न भिन्न हो गया। थोड़ी देर बाद परूली की इजा को अचानक होश आया और उन्होंने दौड़कर कपड़े की पोटली उठा ली। फिर उसे गोद में ले वहीं जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। लाओ, दो ये पोटली। कम्मो बूबू पर जैसे कोई भूत सवार था। देखूं तो इसमें क्या है? तू कौन होती है मुझसे हिसाब मांगने वाली? परूली की इजा ने बच्चों की तरह पोटली पीठ के पीछे छिपा ली। तू भी तो दूसरों के टुकड़ों पर पल रही है। दिन भर खटती हूँ, पूरा घर संभालती हूँ, तब जाकर 2 वक्त की रोटी मिलती है। पूछ लो इन सब से, क्या दिया है बदले में? कभी मन से मुझे अपना समझा है? हम सब आवाक थे। कितना विष भरा था कम्मो बूबू के भीतर। पर क्या वे हमारे इस पूरे परिवार के बीच बिल्कुल अकेली नहीं थीं? यहाँ उनका अपना कौन था? तब तक कम्मो बूबू के मजबूत हाथ परूली की इजा के बूढ़े कमजोर हाथों से वह पोटली छीन चुके थे। कम्मो बूबू द्वारा पोटली की गांठ खोलते ही हम सब उत्कंठित हो उनके पास खिसक आए, पर उसमें से एक पुराने टूटे जनेऊ, एक चरेऊ,
अर्थात मंगलसूत्र और एक फोटो के अलावा कुछ भी नहीं था। चरेऊ का सोना काला पड़ चुका था और चित्र भूरा और धुंधला था। ध्यान से देखने पर उसमें एक नवविवाहिता लहंगा पिछौड़ा पहने एक ऊंचे मेजनुमा स्टूल पर कोहनी टिकाए खड़ी मुस्कुरा रही थी। तुमने मेरे भगवान को नीचे फेंका और अब उसे मुझसे छीन लिया। परूली की इजा रोए जा रही थी। पता नहीं क्यों कमो बुबू की पूरी देह कांप गई और उन्होंने घबराकर पोटली वापस कर दी। तुम्हारे घर में मेरे साथ ये सब हुआ। परूली की इजा माँ जी की ओर मुंह करके विलाप कर उठी। मैं श्राप देती हूँ कि ये परिवार, ये बंगला, ये गाड़ी सब का नाश हो जाए। देख लिया दीदे फाड़ फाड़ कर? वे कम्मो बूबू की ओर मुड़ी। और सबको भी दिखा दिया? हो गया कलेजा ठंडा? फिर वो गोद में पड़ी पोटली से जनेऊ उठाकर रो पड़ी। कर दिया मैंने तुम सबका अशौच। ये जनेऊ उनकी मिट्टी पर से उतारा है। वे अचानक हंस पड़ी। ये चरेऊ मैंने परूली के गहनों के लिए नहीं तोड़वाया था कि मेरा भाग उसे ना लग जाए। तभी तो वो सुहागन मरी। और वे हंसते हंसते फिर रो पड़ी। जिस जमीन को जोतकर परूली को पाला, मरी उसी जमीन को अपने ब्याह के दहेज के लिए बिकवा बिकवू कर खुद भी चल दी। जब अपनी ने ही धोखा दिया तो किसी दूसरे का क्या भरोसा करूं। अब तो कम्मो बूबू भी परूली की इजा की बगल में बैठकर उनका हाथ पकड़कर सांत्वना देने लगी थी। मैं तुम्हारा दुख समझती हूँ, पर तुम्हारी कहने को ये पोटली तो है, मेरा तो कुछ भी नहीं। तो मुझसे क्यों जलती है? परूली की इजा ने कहा। तुझे एक घर का ठौर तो है, मैं तो कहीं की नहीं हूँ। फिर वे एक दूसरे के गले लगकर हिलक हिलक कर रो पड़ी। मैं उनमें उन परूली की इजा को ढूंढ रही थी जो अकेली सबसे मोर्चा लिए रहती हैं। मैं ढूंढ रही थी उन कमो बूबू को जिन्होंने मुंह खोलकर कभी कोई शिकवा नहीं किया था, बल्कि हमारे प्रति कृतज्ञता के बोझ से जिनकी आंखें नहीं उठती थीं। पर वहां तो बस दो एकाकी असहाय औरतें थीं। हम सब अपनी अपनी जगह बिल्कुल मूर्तिवत खड़े थे, यह सोचते हुए कि इतने दिनों का सब किया धरा बेकार चला गया। इससे तो परूली की इजा को ना आमंत्रित करते वही अच्छा था। फिर कम्मो बूबू और परूली की इजा धीरे से उठी और रोते रोते आंगन में बिखरी चीज़ों को बीनने लगी। सब कुछ झोली में रखकर झोली कमर में खोसते हुए परूली की इजा ने ऐलान किया, अपनी गाड़ी में जरा सी जगह दे दोगे तो कौन सा एहसान कर दोगे। देख लेना, नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ, थूकती हूँ तुम्हारी गाड़ी पर। कल सुबह होते ही कहीं चली जाऊंगी, बहुत है मेरा ख्याल रखने वाले। इतना कहकर वे आंसू पोंछते हुए अपने कमरे में चली गई और कम्मो बूबू अपनी कोठरी में। अभी कई काम बचे थे, रसोई धोना, दही जमाना, टेबल पोंछना, घर बंद करना। कम्मो बूबू के आने के बाद संभवतः पहली बार हमने ये सब काम निपटाए। घबराहट के कारण मुझे रात भर नींद नहीं आई। ये दोनों औरतें सुबह न जाने कौन सा तमाशा खड़ा करें। मैदान में कहते सुना था, दिल फट तिरी बदर फट धाम, दोनों ही भयानक होते हैं। सुबह मैं डरते डरते उठी तो ऊपर से सब कुछ सामान्य लग रहा था। कम्मो बूबू सदा की तरह रसोई में थीं। उन्होंने हम लोगों को चाय पकड़ाकर यंत्रवत नाश्ता लगा दिया, पर एक बार भी ना तो आंख उठाई ना मुंह से कुछ कहा। जैसे अपने रात के व्यवहार पर शर्मिंदा हूँ। परूली की इजा से किसी ने कुछ नहीं कहा। वैसे भी अब कुछ कहने सुनने से बिगड़ी बात बनती तो थी नहीं। परूली की इजा से किसी ने कुछ नहीं कहा, वैसे भी अब कुछ कहने सुनने से बिगड़ी बात बननी तो थी नहीं। वे भी अपने बिस्तर पर बैठी, कभी कपड़े तय करती, कभी निकालती, कभी झाड़ती, कभी रखती, अपने जरा से सामान को बार बार ठीक करती रहीं। माँ जी ने बिना कुछ कहे नारियल और मिठाई का डिब्बा उनके झोले में डाल दिया। परूली की इजा ने उसे देखकर भी अनदेखा कर दिया। समय पर
दाजू की गाड़ी आकर लग गई। उसमें सामान रखा गया। बाकायदा विदा होकर पालाग और आशीर्वचनों का आदान प्रदान करके सब गाड़ी में बैठ गए। तभी परूली की इजा आई और चुपचाप आगे की सीट के बिल्कुल कोने पर ड्राइवर, अर्दली और दाजू के शैडो के साथ बैठ गईं। अपने झोले को गोद में समेटे, बिल्कुल सिकुड़ी सिमटी, वे और भी निरीह और अस्तित्वहीन लग रही थीं। मुझे लगा हमारे समाज में अकेली औरत चाहे कम्मो बुबू की तरह एहसान के बोझ तले दबकर जिए या परूली की इजा की तरह जबरदस्ती अपने आप को दूसरों पर थोप कर, लेकिन वह अंदर से कमज़ोर ही होती है और अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए हर मोड़ पर समझौते करती है। ना तो किसी ने परूली की इजा को विदा किया, ना उनसे आशीर्वाद मांगा और ना ही उनके लिए किसी की आंखें नम हुईं। कार स्टार्ट हो गई और उस खचाखच भरी कार में बिल्कुल अकेली परूली की इजा अपने अगले पड़ाव की ओर बढ़ गईं।